ओके, तो आज सर्कल्स के चैप्टर में हम कुछ थियरम प्रूफ्स करने वाले, काफ़ी सारे थियरम, और दो तीन न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इससे। पहला थियरम क्या कहता है कि इफ टू chords ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर corresponding arcs आर congruent, एंड conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग आर्क करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल रहेगा। अब आर्क किसे कहते हैं, सोचो, पहले कॉर्ड नेमिंग कर लेते हैं हम कॉर्ड का। ये जीरो, सॉरी, ओ ए बी, और इसको नेमिंग कर लेते हैं सी डी। अब हम दो अलग से पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं पर आर्क को बताने के लिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे ये एम वाला पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे एक एन वाला पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड तो ये हो गया हमारा ए बी। आर्क कौन सा है पता है? आर्क ये वाला है पूरा, ये वाला पूरा एरिया, एरिया नहीं, ये वाला लाइन जो है, ये अलोंग द सर्कल जो है, इसको हम कहते हैं आर्क। सिमिलरली यहाँ पे आर्क क्या होगा, ये वाला, ये पूरा, इसको हम कहेंगे आर्क। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मली आर्क। तो अभी क्या बोला है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल रहेगा या फिर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जो भी है कॉन्ग्रुएंट रहेगा। हाँ, आर्क की नेमिंग मैं बताता हूँ। आर्क देखो, जैसे ये वाला आर्क हो गया ना, ए, ये वाला जो मैंने लाइन दिखाया, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क ऑफ ए एम बी। ठीक है, और ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे हम, आर्क को सी एंड डी, ऐसे करते हैं आर्क की नेमिंग। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वही है कि क्या बोल रहा है पहले कि कॉर्ड्स कॉर्ड्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल है। अब याद रखना, आर्क जो है ना हमेशा एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ एक बार, पहले तो प्रूफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो इसमें क्या बता रखा है, कॉर्ड्स इक्वल है, ये तो बता रखा है पहले से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है हमारा, ये गिवन है। ठीक है, अब ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। क्यों? बिकॉज दे आर रेडियस, ये दोनों रेडियस है। तो सो इजीली हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, बाई व्हाट कॉन्ग्रुएंस, एस एस एस। ओके, सो देयरफॉर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। तो इतना तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, और ये एंगल भी प्रूफ हो गया इक्वल है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो मेथड सिखाऊंगा, इसलिए पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको प्रूफ करने का दो मेथड सिखाऊंगा। ये आर्क जो है ना, ये जो आर्क है दैट डायरेक्टली व्हाट डिपेंड्स ऑन द एंगल। मतलब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल बताऊं, अब देखो आर्क क्या होता है, पहले ये देख लो। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो आर्क कैसे फॉर्म होता है कि मुझे ऐसे दो रेडियस कहीं पे लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कहीं। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या हो गया हमारा, ये आर्क हो गया। ठीक है, ये आर्क हो गया। ये सोचो अभी के लिए ये x डिग्री है। ठीक है, और ये आर्क का भी कुछ लेंथ है, कुछ लेंथ है, तुम सोचो y लेंथ है। ठीक है, अब अगर सोचो मैं और एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये तुम डायरेक्टली देख के बता दोगे, देखना। ये और सॉरी, और एक सर्कल बनाता हूं, और इसमें क्या करता हूं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, अब रेडियस जो है मैं इसको थोड़ा सा फैला देता हूँ, ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। अब मुझे ये जो एंगल है, आप सोचो ये z डिग्री होगा। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है ना कि z डिग्री इज ग्रेटर देन x डिग्री, पता चल रहा है। और ये देखो जब भी एंगल बढ़ गया, तुम्हें लग रहा है ना ये जो आर्क का साइज है ये भी बढ़ चुका है। ये सोचो w है, तो क्या लिखेंगे हम, w इज ग्रेटर देन y। तो मतलब क्या है, जो आर्क है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे किस पे, एंगल पे। एंगल अगर बढ़ेगा, ये बीच वाला एंगल अगर बढ़ेगा तो आर्क का जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है ना, हमने लिख दिया ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है। तो हम अभी क्या कर लिख सकते हैं कि मेजरमेंट
ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एम बी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल एओबी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंगल ज्यादा होगा तो आर्क भी ज्यादा होगा, या आर्क ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हैं हम कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ऑफ सी एंड डी विल डिपेंड ऑन व्हाट? विल डिपेंड ऑन एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 2 से हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें पता है ना ये चीज, एओबी और सीओडी तो इक्वल है। ठीक है, अगर फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एम बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी एंड डी। ठीक है, और ये तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आर्क ए एम बी इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी। मतलब क्या बोला गया? तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया? देखो यहाँ पे गिवन क्या था कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल में इक्वल होते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे, दो अलग अलग सर्कल्स पे भी अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये आर्क डायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारे इस एंगल पे। अब देखो दूसरा मेथड जो तुम्हें सिखाने वाला था, दूसरा मेथड क्या है, कैसे करेंगे दूसरा मेथड से? अब एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल जो होता है, एंगल क्या होता है पता है? आर्क बाय रेडियस, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये एंगल जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं। एंगल एओबी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एओबी को आर्क क्या लिख सकते हैं? आर्क ए एम बी बाई रेडियस। तो रेडियस में ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो रेडियस में तुम ओ ए भी लिख सकते हो, ओ बी भी लिख सकते हो, सब कुछ तो सेम ही है ना, रेडियस तो ले ही सकते हो तुम। और ट्राइंगल सॉरी एंगल सीओडी को हम क्या लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय रेडियस। इसमें भी रेडियस होगा, ओ सी और ओ डी लिख सकते हो। अब हमें तो पता है ना रेडियस तो सब सेम है ना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब सेम है, तो तुम कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब एंगल 1 और 2 सॉरी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी है, हमने अभी प्रूफ किया है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ ए एम बी बाई रेडियस आर इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी बाई रेडियस आर। लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आर कैंसिल चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? आर्क ऑफ ए एम बी इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी। सिंपल, आ गया समझ में? चलो, तो ये हम क्या हमने प्रूफ किया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होते एक सर्कल के तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो भी इक्वल रहेगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, ये बोल रहा है। अब तो ये होगा ही, देखो कैसे होगा ये, फिर से नेमिंग कर लेते हैं। ओ ए बी सी डी, और वहाँ पे वो दो स्पेशल नेम कर देते, इसमें एक एम डाल देते हैं, एक एन डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, अभी हमने क्या पता लगाया कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब आर्क ए एम बी दिया है इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी, ये तो गिवन है। अभी हमने क्या पता लगाया था कि अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल हो, ठीक है, तब हमारे आर्क्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है, कन्वर्सली लिखा है कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो या फिर सोच लो इक्वल हो, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया है? आर्क दो इक्वल दिया है। ठीक है, मतलब जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट थियरम, फ्रॉम फर्स्ट थियरम हो गया।
अरे अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल चुका है अब तो हमारे लिए बहुत आसान है ना प्रूफ करना। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो सेम प्रूफ है फिर से। ए बी इज इक्वल टू सी डी अभी हमने फाइंड किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियस है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्योंकि ये क्यों है, रेडियस है दोनों। ठीक है, सो क्या है, ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के बाई एस एस एस। देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। हो गया, मतलब कि अगर आर्क्स इक्वल है तो वो सेंटर में जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। एंड हमने ये भी देखा कि अगर एंगल इक्वल्स है तो वो जो आर्क्स होंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये सेम चीज को ना तुम और एक तरीके से प्रूफ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वो चीज भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें दोनों ट्रिक तो पता चले कि होता कैसे। अब हमें दिया गया है कि आर्क इक्वल है। ठीक है, हमने फॉर्मूला ये बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये बताया था। अब क्या है, हमें आर्क दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल इंटू रेडियस लिख सकते हैं। अब हमें दिया गया है कि आर्क ऑफ ए एम बी इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी, ये तो गिवन है। तो इस आर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, ये आर्क क्या एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एंगल सी ओ डी इंटू रेडियस। दोनों साइड से आर आर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ बी इज एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। यही तो था कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो तो वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। अब देखो एग्जाम में ये जो ग्रीन से मैंने लिखा है ना, ये वाला मेथड नहीं करना है एग्जाम में, तुम्हें ये पूरा मेथड करना है। ठीक है, ये तो बस मैंने ट्रिक सिखा दिया कि ऐसे भी होता है। जैसे हायर क्लासेस में तुम जाओगे ना तो उसमें तो ये सब प्रूफ नहीं करना होगा, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो तब अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला से तुम इजीली निकाल सकते हो। चलो, ये हो गया दो प्रूफ। अब देखते हैं अब क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट theorem in this entire chapter. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। मतलब बोला है कि ये आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब ये जो आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएंगे ना, ठीक है, सोचो इन दो कॉर्ड्स की वजह से क्या होगा, ये दो आर्क्स होंगे, तो ये दो आर्क्स, कोई भी आर्क ले लो तुम, अगर जितना एंगल बनाएगा, सोचो दिस, अगर सोचो ये एक आर्क हुआ, ये एक आर्क हुआ और ये एक आर्क हुआ, सोचो ये वाला आर्क जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये जो एंगल है, ठीक है, इसका ट्वाइस होगा इधर पे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम प्रोसीड कैसे करते हैं इसको। तो इसको प्रोसीड करने के लिए पहले नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी बहुत नाम दे दिया, अब चलो पी ओ क्यू ऐसे नाम देते हैं, पी ओ क्यू, और ये चलो ए ही दे देते हैं भाई, ए बी पे अटके हम अभी भी। चलो इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इसको ना ज्वाइन करके हमें एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। चलो एक्सटेंड यहाँ तक ही काफ़ी, ये नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, अब स्टार्ट होगा प्रूफ इसका। अब कैसे करेंगे हम प्रूफ, देखो एंगल बी ओ क्यू, अच्छे से देखते रहना, एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। फिर से मैं बता देता हूँ क्या एंगल लिखा हमने, एंगल बी ओ क्यू, पहले ये रेड वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा वरना। चलो मिटा दिया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कलर, इस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये एंगल क्या लिखा हमने, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, ये होगा, क्यों होगा ये, एंगल बी ओ क्यू विच इज
an exterior angle is equal to the sum of two interior angles of a triangle। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। चल बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ट्रायंगल ओ ए क्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल ओ ए क्यू में, ट्रायंगल में क्या है हमारा ओ ए जो है, ओ ए किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर है। क्यू बिकॉज दे आर रेडियस। तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। डायरेक्ट थ्योरम है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ ए क्यू जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल ए क्यू। लिख दिया हमने। तो अब इस लाइन पे वापस आते हैं, तो एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ को हम ओ ए क्यू फिर से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको एंगल ओ ए क्यू लिख देते। ठीक है, लिख दिया। अब एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। अब इसको इधर ही रख देते हैं, रुक जाओ, इसको यहां तक ही हम छोड़ देते हैं पहले। ये इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला प्रूफ किया एंगल बी ओ क्यू, हमने क्या किया? एंगल बी ओ क्यू को हमने ट्वाइस ऑफ एंगल दिस बता दिया। ठीक है, अब वैसे ही सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं ना कि दिस एंगल भी क्या है? इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे हमने ये ओ ए क्यू ट्राइंगल लिया, तुम ओ ए पी ट्राइंगल ले लेना फिर से। तो सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी ओ पी जो है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है? ओ ए पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 1 + 2 कर देते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी को हम लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब देखो बी ओ क्यू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको हम टोटल एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं ना। उसके बाद दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको हम टोटल पी ए क्यू लिख सकते हैं ना। ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू लिख सकते हैं। कर दिया प्रूफ। फिर ये तो प्रूफ करना था कि ये वाला जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल में कोई भी पार्ट पे बने, तुम सोचो अगर इस पार्ट में भी बनेगा एंगल, ठीक है, अगर इस पार्ट में भी बनेगा ऐसे और एक बनाएंगे, तो ये वाला भी जो एंगल होगा ना उसका ट्वाइस होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आर्क, और हम आर्क कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है ना सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क कौन सा है? आर्क ये वाला है, ये वाला आर्क हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल विल बी ट्वाइस द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलो, हो गया ये प्रूफ। अब हम लेते हैं और एक थ्योरम क्या लिखा है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब सेगमेंट किसे कहते हैं सर्कल का? ये है। सबसे पहले तो डेफिनेशन हमें जानना पड़ेगा। सेगमेंट क्या नया चीज दे दिया? ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। हमने सोचो कहीं से कहीं कॉर्ड हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, सर्कल में कहीं भी कॉर्ड खींच दिया। अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं डॉट से बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए सेगमेंट।
अब पूछोगे ऊपर वाला पार्ट नहीं होता क्या? बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो ए सेगमेंट। अब ऊपर वाले कॉर्ड को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले पार्ट को जो छोटा है उसको कहेंगे माइनर, सॉरी उसको कहेंगे हम माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर इसको कहेंगे, रुक जाओ, इसको कहेंगे हम माइनर सेगमेंट, हो गया। अगर ऐसा सर्कल आया, ठीक है, जहां पे बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो यहाँ पे मेजर और माइनर नहीं होगा, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वली होगा। ठीक है, उसमें मेजर और माइनर नहीं आएगा। मेजर और माइनर कब आएगा? जब एक पार्ट छोटा हो दूसरे पार्ट से। ठीक है, ये वाला माइनर सेगमेंट, ये वाला मेजर सेगमेंट, तो इसको कहते हैं सेगमेंट। ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बोल रहा है कि एंगल्स जो कि सेगमेंट के सेम सेगमेंट पे है वो इक्वल है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट होगा। अब बोल रहा है इस सेगमेंट पे तुम कहीं भी कोई भी एंगल बनाओ वो हमेशा इक्वली होगा। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अब कंसीडर करेंगे हम एक आर्क को। ठीक है, हम चलो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या है, नेम कर लेते हैं। ये वाला नहीं हो रहा, डीप कलर से करते हैं। ये हो गया हमारा पी क्यू आर, ये वाला हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सोचो एम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखना ऐसे है कि क्योंकि एंगल तो हमेशा आर्क ही बनाएगा ना, कंसीडरिंग आर्क पी एम क्यू। अभी हमने क्या सीखा है, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा टू एनी ट्वाइस होगा। ठीक है, टू द एंगल मेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मतलब क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे ये सोचो सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, ये वाला मतलब पी क्यू जो है दैट इज एक्चुअली अ डायमीटर। पी क्यू इज डायमीटर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो बनेगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। बताओ, ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी तो पढ़ा है ये चीज कि ये वाला जो एंगल होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ एनी टू एनी अदर एंगल। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख दिया। हाँ, अब ये चीज देखो कि एंगल पी ओ क्यू जो है, क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू जो है ये कितना लग रहा है देखने में तुम्हें? ये तो डायमीटर है ना, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री नहीं है? इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू को हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। अब ये कितना हो गया, ये वाला हमारा हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब सेगमेंट कौन सा है, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज एक्चुअली ए सेगमेंट, है ना। इस सेगमेंट पे तुम कोई भी एंगल ले लो, कोई भी और डायग्राम ले लो, कोई भी एंगल ले लो, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। देखो कैसे, मैं सोचो यहाँ पे एक और बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। ये है, ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को जोड़ दूंगा मैं क्यू से, बना दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ नेम लिख दो तुम। आर लिया, यहाँ पे एन ले लो नेम। ठीक है, सिमिलरली तुम इसको भी कैसे प्रूफ कर पाओगे पता है? ये वाला प्रूफ भी कैसे होगा कि ये वाला भी क्या होगा, पी ओ क्यू जो है ये वाला भी तो ट्वाइस ऑफ दिस होगा, पी एन क्यू होगा। तो पी ए क्यू तो हमारा 180 डिग्री है, तो ट्वाइस इंटू पी एन क्यू। तो एंगल पी एन क्यू जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तुम यहाँ पे हजारों डायग्राम बना लो, कोई भी डायग्राम ट्राइंगल बना लो, ठीक है, हमेशा उसका 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि हमारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब इसी सेगमेंट पे तुम कोई भी एंगल बना लो तो वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। तुम कोई भी एंगल बना लो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे 90 डिग्री है, पर दूसरे जगह पे हो सकता है कुछ एक्स डिग्री हो, तो उस सेगमेंट पे तुम जितने भी एंगल्स बनाओगे वो सारे एक्स डिग्री ही होंगे। इसका मतलब ये है। यहां से हमने और एक चीज हमने नोट किया है। क्या नोट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि अगर छोटा बड़ा हो तो उसको मेजर कहेंगे, इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। पर अगर ये पूरा बीच से जाए तो मेजर और माइनर सेगमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल। और ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल।
तो उसमें मेजर और माइनर का नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तब वो हो जाएगा ये दोनों सेगमेंट क्या कहेंगे हम उनको, सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये हम कह सकते हैं, यहां से हमने अभी प्रूफ कर दिया कि अगर एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है, तब जो एंगल बनेगा कोई भी एक सेगमेंट पे, इन दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट ले लो, तो वो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, दैट विल बी ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये थियरम भी याद रखना है हमें कि एक सेगमेंट पे जो भी एंगल्स होंगे ना वो सब बराबर होंगे। हो गया, तो उसके बाद अब ये वाला देख लेते हैं थियरम। यहाँ पे बोल रहा है कि इन ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment। अच्छा, मतलब देखो ये वाला एक लाइन है, ये वाला जो है ये एक लाइन है, ठीक है, इसको पहले नेम कर देते हैं हम, चलो ए बी, और यहाँ पे ये वाला नेम दे देते हैं सी डी। अब क्या हो गया, इसके लिए ये वाला हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट। हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब बोल रहा है कि अगर 2 पॉइंट पे बनाता है ये, मतलब सोचो एंगल बनाता है, एक तो ये पॉइंट पे एंगल, सी पॉइंट पे एंगल बना दिए एक ये, और डी पॉइंट पे एंगल बना दिया ये, तो ये बोल रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे ना, दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये तो हमने अभी प्रूफ किया है कि सेम सेगमेंट पे कोई भी एंगल तुम बनाओ ये हमेशा इक्वल होगा ही। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर ये होता है तब जो ये 4 पॉइंट्स है सी डी ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, कौन साइक्लिक होगा। कौन साइक्लिक मतलब क्या, लाई ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही सब पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज सिंपल है, एंगल ए सी डी जो है, सॉरी ए सी बी जो है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज प्रीवियस थियरम यही कहता है कि एक सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होगा। सो प्रीवियस थियरम के वजह से ये होगा। ठीक है, ये प्रीवियस थियरम का हो गया। अब सोचो हमें ये बोल रहा है कि क्या होगा कि जो चारों पॉइंट्स है वो सर्कल के मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही लाई करेगा। वो कौन साइक्लिक होगा, लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, लाइंग ऑन द सर्कल, या ये याद रखना ऑन द सर्कल लिखा है, इनसाइड द सर्कल नहीं, मतलब ये इनसाइड पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट काउंट नहीं होगा, ऑन द सर्कल, सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर। अब हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको कहते हैं द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं इसके बारे में, पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद खुद को ही गलत प्रूफ कर लेते हैं। मतलब हमने जो एज्यूम किया हमने उसको गलत प्रूफ करके हमने अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। ठीक है, ये इसके बारे में सुना है कभी? ओके, तो देखो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये वाला तो होगा, ये वाला चीज तो हमारा नॉर्मली वैलिड ही है। ठीक है, तो अब हम लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सोचो ई पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं और इसको ना क्या करते हैं, बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो पिछले थियरम से हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस वाले के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, देखो क्योंकि ई हमने पकड़ लिया कि ई वाला जो पॉइंट है वो भी सोचो देखो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जैसे बोला बोला ना, खुद ही को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये भी सर्कल में लाई कर रहा है। अगर सर्कल में लाई करेगा तो सेम सेगमेंट में गिरेगा वो, तो सेम सेगमेंट पे अगर गिरेगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ए सी बी जो है वो ए ई बी होगा, क्योंकि पिछले हमने प्रूफ किया था पीछे। ठीक है, ये हमें प्रूफ, ये है हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अगर सेम सर्कल में है तो सोचो और एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे ई डैश ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। मतलब हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 4 पॉइंट, अगर जो चारों पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट अगर सर्कल में लाई भी ना करे तब भी क्या है, सही होगा कि नहीं, ये प्रूफ करने की कोशिश करें। तो हमने पहले मान लिया कि हाँ चलो सही होगा,
ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके भी हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है, तब तो ये थ्योरम ही गलत है पूरा। ले लेते हैं फिर। तो अगर ये पॉइंट हम ले रहे, ये पॉइंट हम ले रहे विच इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। यहां पे पहले लिख देते कंसिडरिंग पॉइंट ई, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। तो ये क्या होगा पिछले वाले थ्योरम से कि एक ही सेक्टर में अगर होगा, या सॉरी एक ही सेगमेंट में होगा अगर, हाँ एक ही सेगमेंट में अगर होगा तो क्या हो, इक्वल होगा वो। तो क्या होगा फिर से, ए सी बी जो है वो एंगल ए डैश बी भी होना चाहिए, कंसीडरिंग पॉइंट ई डैश होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो है ये वाला भी होना चाहिए, बट हमने क्या देखा है कि बट वी नो कि एंगल ए सी बी जो है वो तो एंगल ए डी बी के बराबर है, ठीक है, ये हमें सब पता है। तो इन तीन इक्वेशन से ये दो और ये तीसरा इक्वेशन, सोचो ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है, ये तीन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है, ठीक है, ए सी बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी बी के भी बराबर है, ए ई डैश बी के भी बराबर है, और ए ई बी के भी बराबर है। मतलब तुम अगर ये पोर्शन ले लो, ये पोर्शन क्या कहता है कि ये वाला एंगल ए डी बी, मतलब ए डी बी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई डैश बी, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। अरे दिस ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, दिस कैन only be possible when E and E dash coincides with D। ये वाला एंगल जो इक्वल होगा इसके, ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब ये वाला, ये दोनों पॉइंट डी के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता, वरना ये वाला एंगल इसके कभी बराबर नहीं होगा, ये कुछ अलग ही होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब ई जो पॉइंट है ये यही कहीं नहीं होना, मतलब ये कहीं भी नहीं हो सकता, उसको डी के साथ कोइंसाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ई डैश वाला, ए डैश वाला भी क्या हो रहा है कि अगर ये एंगल इसके एंगल के बराबर है तो मतलब ई पॉइंट भी कहीं भी लाई नहीं कर सकता, उसको भी डी के साथ कोइंसाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर डी के साथ कोइंसाइड हो गया तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, सो all four points lie on a circle, या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं दे आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। तो पता है ये थोड़ा सा अजीब था, बट मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यही है कि हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ई और ई डैश भी क्या है, कोई दो पॉइंट्स है ऑन द सेम मेजर सेगमेंट, ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये मतलब ऑन द सर्कल अगर लाई नहीं भी करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, तब भी ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। पर उसके बाद हमने खुद ही को गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ई और डी और ई डैश जो है ये तीनों एक ही पॉइंट्स है, ये सब डी के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑल द 4 पॉइंट शुड लाई ऑन अ सर्कल। मतलब ये समझ जाना कि अगर ऐसा केस दिया है कि ए बी एक सोचो एक कॉर्ड है, ठीक है, जो मेजर और माइनर सेगमेंट पे इसको ब्रेक करता है, और जो दो एंगल होंगे ऑन द सेम सेगमेंट वो तो इक्वल होंगे, ठीक है, और अगर ये होता है तब जो चारों पॉइंट्स है ए बी सी डी दे ऑल लाई ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल नहीं, आउटसाइड द सर्कल नहीं, ऑन द सर्कल, मीनिंग दे आर कॉन्साइक्लिक। चलो अब करते हैं ये वाला नेक्स्ट वाला थ्योरम प्रूफ। यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रेटर इनसाइड द सर्कल जो होता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटर कहते हैं। तो ये प्रूफ करना है अभी, तो इसको कैसे प्रूफ करें? तो पहले नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी सी डी, और यहाँ पे पॉइंट ओ दे देते कुछ, ये बीच का एक पॉइंट ओ है, ठीक है। अब हम एक चीज करते हैं, एक यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, कि सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स मतलब ये और ये मिला के 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ये और ये मिला के भी 180 डिग्री हो गई। अगर ये प्रूफ कर दिया तो वो भी प्रूफ हो ही जाएगा। तो पहले ये वाला प्रूफ करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के हमारा 180 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसको? अब देखो, पहले ये ले लेते हैं कि कंसीडरिंग आर्क, कोई भी आर्क तुम ले लो, कंसीडरिंग आर्क, सोचो बी ए डी ले लेते हैं, ये वाला, ये पूरा आर्क ले लेते हैं। तो कंसीडरिंग आर्क बी ए डी हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा, ठीक है। तो सेंटर में एंगल बनाएगा जो ट्वाइस हो, तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल बी ओ डी जो होगा दैट इज 2 इंटू एंगल बी सी डी होगा। ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, बिकॉज दिस इज ए थियरम। तो थियरम ये वाला पूरा लिख देना, ठीक है। अगेन हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा, बी ए डी जो होगा, ठीक है, ओके, बी ए डी नहीं लिखते हम, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगेन हमें ये पता है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी जो होगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। ये लाइन क्या लिख दिया मैंने? रिफ्लेक्स क्या होता है? अगर ये एंगल ये वाला ले लिया ना, तो इसको हमने लिखा बी ओ डी, तो रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल होगा पूरा, ठीक है। नाउ दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल बी ए डी, क्योंकि ये भी एक थियरम ही है। तो याद रखना, थियरम के हिसाब से क्या होगा कि जो भी तुम एंगल लो ना, जो भी एंगल लो, दूसरा वाला एंगल इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होना पड़ेगा। देखो, अगर ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो तो कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो? ये वाला जो लाइन के नीचे है। और अगर ये वाला कंसीडर कर रहे हो तो उसमें भी ये लाइन के नीचे होना पड़ेगा। सो दिस, ये बड़ा जो एंगल है, दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब नाउ क्या कर सकते हैं हम? 1 + 2 कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। 1 + 2 करने से क्या होगा? एंगल बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी, क्या लिख सकते हैं हम? 2 को कॉमन लेके एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी, ये मिला के कितना एंगल होगा टोटल? हाँ हाँ, 180 से तो ज्यादा बिल्कुल होगा। ये एंगल और ये एंगल टोटल मिला के एक सर्कल बन रहा है ना, दिस इज 360 डिग्री। तो विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू एंगल बी सी डी को हम एंगल सी ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इसको एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल सी प्लस एंगल ए जो है वो क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट? 180 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करके क्या होगा? हमारा 180 डिग्री आएगा। अब अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाउ ये तो गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। सबका अगर इंटरनल एंगल्स का सम करो तो 360 डिग्री होगा। और एंगल ए और एंगल सी को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आएगा, अभी हमने निकाला। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा क्या होगा? 360 माइनस 180 डिग्री विच इज व्हाट? 180 डिग्री। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी क्या होगा हमारा? 180 डिग्री।
सो opposite angles of a cyclic quadrilateral sum up to 180 डिग्री। ठीक है, और साइक्लिक का मतलब याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल जो कि बिल्कुल सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, और इनके सारे पॉइंट्स जो है वो कौन साइक्लिंग होके मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल कोई बना दूं ये भी तो होगा साइक्लिक, पर ये वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें तुम्हारे सर्कमफेरेंस के ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रूफ। ठीक है, अब और एक देख लेते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑपोजिट पेयर इज द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये कन्वर्स है उसका। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर साइक्लिक है तो फिर ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री पहले ही मैंने मान लिया है कि सम है, अब प्रूफ कर दो कि ये साइक्लिक है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे प्रूफ इसको? पहले तो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, इसको फिर कुछ सी डी और इसको नाम दे देते सी डैश। ठीक है, कुछ सी डैश नाम दे देते इसको। चलो अब देखा जाए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमें ये वाला गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है कि एंगल ए बी, ये वाला पूरा एंगल मतलब अच्छा यहाँ पे भी हमें शायद उससे ही प्रूफ करना पड़ेगा ये चीज़, क्या कहते हैं उसको, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। ठीक है, तो पहले तो हम देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, मतलब ए बी सी जो होगा। ठीक है, ए बी सी मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल प्लस एंगल ए डी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये होगा। और क्या गिवन है कि एंगल डी, हाँ अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ए डी बी नहीं होगा, ए डी सी होगा। चलो ए डी सी, अब क्या होगा, डी ए बी जो है प्लस एंगल डी सी बी जो हो वो हो जाएगा 180 डिग्री, ये होगा हमारा ऑपोजिट साइड। चलो अब इसको फिर से हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तुमने रियल नंबर्स में कहीं प्रूफ किया होगा शायद, बट फिर भी दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम अनदर पॉइंट सी डैश आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वाला वैलिड होता है कि नहीं, मतलब आउटसाइड द सर्कल होगा तो ये वाला वैलिड होगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि आउटसाइड द सर्कल अगर ये चीज़ होता है तो वैलिड होना नहीं चाहिए, पर हम फिर भी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या देखना है हमें कि एंगल सोचो डी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल बी सी डैश डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसके लिए भी वैलिड होता ये चीज कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, ये तो लिया है हम, और प्रूफ करने कह रहा है कि साइक्लिक है, मतलब सब सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करता है। हमने ले लिया एक दूसरा पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई ही नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला तो गिवन है पहले से, तो ये वाला तो इसके लिए भी वैलिड होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने बराबर कर दिया। और एक चीज क्या है यहाँ पे कि एंड एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी डैश दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमने कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से कि जस्ट अ सेकेंड, डी ए बी प्लस बी सी डी ना, ओके। तो अब देख लेते हैं कि ये वाला जो है
बट इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंगल डी ए बी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बट हमें क्या गिवन है, बट इट इज गिवन एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन तो ये है, पर हमने अभी ये माना है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर दोनों साइड हम इक्वल कर दें, जैसे डी ए बी, क्योंकि 180 डिग्री तो दोनों साइड में है, तो एंगल बी से डैश डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। अब डी ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है हमारा, एंगल बी सी डैश डी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट, डी सी बी। मतलब यहाँ पे आ रहा है कि दिस पॉइंट, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, पर ये कभी हो ही नहीं सकता बराबर। क्यों नहीं हो सकता, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें ये पता है कि एंगल बी सी डी जो होगा, बी सी डी या डी सी बी, और एंगल डी सी बी जो होगा, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बी सी डैश प्लस एंगल बी सी डैश सी। मतलब अब देखो, अब ध्यान से देखना इसको, क्या लिख रहा हूं। ये वाला जो एंगल है, दिस इज व्हाट, इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इसके और इसके बराबर होगा, इस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए ना। क्लियर है ना ये चीज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो इसके प्लस इसके बराबर होना चाहिए, बिकॉज ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए, पर यहां पे तो आ रहा है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो सकता, सो it is not possible and hence ऐसे लिखना है हमें, hence our assumption is wrong, ठीक है। hence our assumption is wrong, मतलब हमने एज्यूम कर लिया था कि सी डैश एक पॉइंट है बाहर, उसके लिए भी ये वैलिड होगा, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग चला गया, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि हम रॉन्ग थे। सो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही प्रूफ करना था हमें, तो ये थोड़ा सा समझ में आया। एंड और एक चीज लिख देते हैं कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, मतलब तुम्हें कुछ एक एज्यूम कर लेना है, उसके बाद खुद ही को रॉन्ग प्रूफ करना है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, मोर ऑन द लॉजिकल पार्ट। चलो शायद थियरम्स खत्म, अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पे। अब थोड़ा सा बेहतर लग सकता है तुम्हें, ठीक है। अब देख लेते हैं, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी डी इज ए कॉर्ड, ठीक। अच्छा ए बी सी डी क्या है वही तो ड्रॉ नहीं किया, वो पहले ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ठीक है। ये है सी, ये है डी, तो दिस इज द कॉर्ड सी डी। ये एक ई पॉइंट ले लेते हैं और अभी के लिए इसको ना ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सी डी इज ए कॉर्ड, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें सी डी इज ए कॉर्ड, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बोल रहा है सी डी जो कॉर्ड है वो रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल है। सी डी इज ए कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। AC and BD when extended intersect at point T। देखो AC
और बी डी को एक्सटेंड करने के बाद, अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे वो लोग मीट करते हैं जो कि है ई, तो प्रूफ दैट एंगल ए बी इज 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री होगा कि नहीं वो हमें प्रूफ, मतलब ये 60 डिग्री होगा ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो नाउ ट्रायंगल ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैंने ये क्यों बोल दिया ये बताओ, यहां पे बोला गया है ना CD इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या है, OD हमारा रेडियस है सर्कल का, इक्वल टू OC तो होगा ही क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है। और ये बराबर है ना CD के, ठीक है, ये बराबर है CD के, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो हो गया ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल COD जो है, COD जो है वो 60 डिग्री होगा, मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 60 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया COD 60 डिग्री। नाउ हमें ये पता है कि एंगल CBD जो होगा, एंगल CBD, ठीक है, मतलब एंगल CBD ये वाला, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। ध्यान से देखो एक चीज कि वो जो एंगल होगा कि एंगल कौन सा लिखा है मैंने, CBD, ठीक है, CBD जो है वो हाफ होगा एंगल COD के। दिस इज बेसिकली दैट थियरम कि सेंटर पे जो भी वो होगा कि सेंटर पे हमारा जो भी एंगल होगा दैट विल बी ट्वाइस एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये डायरेक्ट ये थियरम है। तो विच गिव्स व्हाट कि एंगल CBD जो है वो हाफ इंटू 60 डिग्री, COD मतलब 60 डिग्री हमें अभी मिला है ये वाला होगा, तो एंगल CBD क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अगेन हमें ये पता है कि एंगल ACB जो होगा, ACB वो अपना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री होगा, सिमिलरली सेम थियरम सेम होगा। अरे ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री है तो एंगल मेड एट एनी पार्ट अगर ये वाला पार्ट पे एंगल बन रहा है तो क्या होगा, इसका हाफ ही ना होगा, अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री अपना हो जाएगा थियरम की वजह से। देयरफॉर एंगल BCE, देखो कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, BCE, फिर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ बहुत, हाँ चलो रेड कलर से ले, तो एंगल BCE ये वाला, ये पूरा एंगल, ठीक है, एंगल BCE को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCE को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, दिस पर्टिकुलर एंगल प्लस दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन कहाँ से आया मैं दिखा देता हूँ, एंगल ACB मतलब ये एंगल, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों तो लीनियर पेयर है ना, प्लस एंगल BCE वो क्या हो जाएगा टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल BCE को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो एंगल BCE को क्या लिख सकते हैं मोर 180 डिग्री माइनस एंगल ACB क्या है, ACB हमने अभी तो निकाला है 90 डिग्री है, माइनस 90 डिग्री, तो एंगल BCE इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल निकल गया हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, अब तुम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, रुको, नाउ इन ट्राइंगल BCE, मतलब ये ट्राइंगल, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल BCE में क्या होगा, एंगल BCE प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CBE, ये तीनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी है,
एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स। बी सी हमने निकाल दिया 90 डिग्री है, ठीक है। बी ई सी को बी ई सी जैसे रख देते हैं, सी को तो निकालना है हमें। और सी बी ई मतलब ये पर्टिकुलर एंगल सी बी ई, सी बी या फिर सी बी डी, ये दोनों इक्वल है, एक ही एंगल है। यही पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है ना। अगर सी बी डी बोलो तब भी ये एंगल है, सी बी ई बोलो तब भी यही एंगल है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया हमारा, निकल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैलकुलेशन अगर तुम ध्यान से करो तो बी ई सी जो है वो किसके इक्वल हो, कितने इक्वल हो जाता है, बी ई सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये बी ई सी जो है मतलब इस एंगल की बात हो रही है ना, तो इसको तो हम ए ई बी भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया प्रूफ करने ए ई बी। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि दिस ए ई बी एंगल जो है ये 60 डिग्री है। आया समझ में ये? सर्कल्स के हर एक न्यूमेरिकल ना सर्कल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा और बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा एक साथ। ओके, दूसरा देख लेते हैं न्यूमेरिकल, और ज़्यादा नहीं है, 2-3 बस न्यूमेरिकल करेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, मतलब ए बी, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं ना, ए बी सी और ये डी ले लेते हैं, ये डी पॉइंट, ठीक है। ये डी पॉइंट ले लिया, इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ऑब्वियसली ए सी एंड बी डी डायगोनल्स। और डी बी सी को दिया है 55 डिग्री, मतलब डी बी सी इस ये एंगल बता दिया हमें 55 डिग्री का है। और बी ए सी है 45 डिग्री का, बी ए सी मतलब ये है 45 डिग्री का, ये एंगल बता दिया हमें। अब क्या फाइंड करना है हमें, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल क्या है हमें फाइंड करना है। चलो करते हैं फिर इसको फाइंड। ये कैसे फाइंड करना होगा हमें, पहले तो एंगल सी ए डी, ठीक है। सी ए डी मतलब कौन सा हो गया, सी ए डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है that will be equal to angle DBC which is equal to what, 55 डिग्री। अब ये क्यों ऐसा लिख दिया मैंने डायरेक्ट, देखो ये वाला डायरेक्ट ना एक थ्योरम है, CD अगर कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CD इज कॉर्ड, CD अगर कॉर्ड है तो ये क्या हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में मैं कहीं भी एंगल बनाऊं, मतलब पहले एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, तो एक सेगमेंट के अंदर में कितने भी एंगल्स बनाओ उनका सबका वैल्यू सेम होगा, ये डायरेक्ट थ्योरम में था। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया, अगर मतलब हमें ये मिल चुका है कि ये कितना है 55 डिग्री है, अब तो आसान हो गया हमारे लिए। नाउ एंगल बी ए डी मतलब ये पूरा एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। तो एंगल बी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी मतलब क्या हो गया हमारा, बी ए सी विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस सी ए डी विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो 45 और 55 मिला के कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला एंगल 100 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये पता है ना, नाउ सिंस द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो बाय थ्योरम वी नो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ऑपोजिट एंगल्स का सम करेंगे 180 डिग्री आएगा। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, उसका क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी, तो एंगल बी सी डी जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस बी ए डी का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, एंड वी फाइंड एंगल बी सी डी टू बी व्हाट 80 डिग्रीज, ठीक है। काफ़ी आसान सा था। चलो यहाँ से बस एक या दो ही न्यूमेरिकल्स होंगे, देखते हैं। जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, ठीक है, इसमें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, जल्दी हमें ख़त्म भी करना है सब कुछ, तो ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे। और तो देखो यहाँ पे बोला 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी,
मतलब ये दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक हो गया सी डी, हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि ये जो डी बी सी जो है, ये बी जो है ये डी सी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, ठीक है। डी सी लाइन सेगमेंट पे बी भी लाई करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना आसान है, देखो ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे पहले लिख देना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, ज्वाइन ए बी। ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, अब क्या है, एंगल ए बी डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। ये पहले ही बोला था कि यहाँ पे अगर एंगल 180 डिग्री है, वो भी वैसे भी कर सकते हो तुम, यहाँ पे 180 डिग्री है तो इसका हाफ ही होगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो भी 90 डिग्री है, सेम रीजन, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो नाउ, तो ये अभी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो अगर ये लीनियर पेयर का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दिस मीन्स B lies on line segment DC, है ना। DC पे लाई कर रहा है B, इसलिए ना ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है लीनियर पेयर का, क्योंकि ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल लीनियर पेयर तभी होगा जब B लाई करेगा इस सेगमेंट पे। तो ये भी काफी आसान था। अब ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ही टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे, तो ए नेमिंग कर लेते हैं बी सी डी, और यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं हम इस पॉइंट को ई एफ जी एच, ठीक है। ये हमने नेमिंग कर दिया। अब हमने क्या बोला कि प्रूव द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है कि प्रूव द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। मतलब ये वाला जो है ई एफ जी एच जो है ये साइक्लिक है। मतलब ये साइक्लिक क्या है, कैसा है कि अगर इमेजिनरी एक सर्कल ड्रॉ कर दो आप तुम, कि तो डायरेक्ट अगर इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दो तो ये सारे सर्कल के पॉइंट्स ही है, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही लाई करेंगे। तो अब पहले ये बताओ कि साइक्लिक होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है। साइक्लिक होने का कंडीशन ये है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। वो प्रूफ करने से हमारा साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। चलो उसको प्रूफ करने के पहले कोशिश करते हैं। तो एंगल एफ ई एच जो होगा, एंगल एफ ई एच मतलब एफ ई एच ये वाला, दिस पर्टिकुलर एंगल एफ ई एच जो होगा वो क्या होगा, एंगल ए ई बी दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ए ई बी, ठीक है। क्यों होगा ये एंगल ए ओ बी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सिंपल। एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एफ ई एच इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस एंगल ई ए बी माइनस एंगल ई बी ए। अब ये लाइन कैसे लिख दिया, ई ए बी और ई बी ए कैसे लिख, कौन सा है ई ए बी मतलब ये, ई बी ए कौन सा है, ई बी ए मतलब ये, ठीक है। अब तुम इस ये क्या है, फिर से ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल को तुम ऐसे लिख सकते हो कि एफ ई एच जो है, एफ ई एच जो है वो क्या है, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए। ओके एफ ई एच, एक सेकंड रुको,
ओके ओके, नहीं ये एफ ई एच वाला एंगल नहीं होगा, एक सेकेंड, ये होगा तुम्हारा एंगल एफ ई ए। एफ ई ए मतलब कौन सा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये वाला होगा, ये तो होगा ही क्योंकि ये वाला दोनों इंटरनल एंगल्स है विच इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। अब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ ई ए, ये दोनों मिलके तो लीनियर पेयर बनाएगा ना, ये दोनों मिलके तो लीनियर पेयर बनाएगा। तो एफ ई एच जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एफ ई ए। एफ ई एच को 180 डिग्री माइनस, ये तो डायरेक्ट एलजेब्रा है, और एफ ई ए के जगह तुम अगर ये पुट कर दो, माइनस ऑफ क्या होगा, ई ए बी प्लस ई बी ए, तो अगर ब्रैकेट को हटा दोगे तो क्या होगा, माइनस ई ए बी माइनस ई बी ए। ठीक है, आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा कैसे लिखा मैंने। तो इसको क्या लिख, कैसे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस ई ए बी को क्या लिख सकते हैं, ई ए बी, ठीक है, ई ए बी को हम हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं और ई बी ए को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं। अब हाफ कैसे लिख दिया फिर से, ठीक है, हाफ कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है दिस एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ दिस एंटायर एंगल होगा। सिमिलरली ये जो एंगल है इसके बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट किया गया है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे एंगल के हाफ होगा, लिख दिया ऐसे। तो अब इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, कॉमन लेके हमने एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया, ठीक है। तो ये हम मार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर से देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, एफ जी एच को हम इक्वल टू लिख सकते हैं सी जी डी। एफ जी एच कौन सा है, एफ जी एच मतलब ये वाला को हम क्या लिख सकते हैं, सी जी डी, ठीक है। रुक जाओ, सी एफ जी एच को क्या लिख रहे हैं हम, इक्वल टू सी जी डी, ठीक है, इक्वल टू सी जी डी। सिमिलरली इसके सिमिलर ही है एक्चुअली, सी जी डी एफ जी एच ना, ओ अच्छा ये वाला तो मैंने एंगल ही गलत मार्क किया, मैं भी सोच रही कैसा होगा इसका सिमिलर, ये वाला एंगल नहीं है ना। एफ जी डी कौन सा एंगल है, देखो एफ जी डी ये अंदर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल है, एफ जी डी तो इसके एंगल क्यों वर्टिक, ये दोनों क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑब्वियसली। इसको हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। एंगल क्या होगा, जी डी सी माइनस एंगल जी सी डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस जी डी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी, और जी सी डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी। 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं इसको, इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। अब ये 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि एफ ई एच जो है, एफ ई एच जो है ये वाला पार्ट, ये एफ ई एच जो है प्लस एफ जी एच जो है, मतलब ये वाला, मतलब लिटरली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1+2 कर रहे हैं, सिंपल 1+2 कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, ये लिख दिया हमने। हमने क्या किया, सम कर दिया और ये लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि 360 डिग्री मतलब क्या, कैसे हुआ, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस हाफ को कॉमन लेके हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी, लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल मिले के 360 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 360 डिग्री which is what, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली तुम ये वाला एंगल भी 180 डिग्री प्रूफ कर दोगे। अगर सब 180 डिग्री प्रूफ हो चुका है मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे करके लिख देना कि ई एफ जी एच
इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ये है कि साइक्लिक अगर प्रूफ करने दे तो लिख देना कि ऑपोजिट एंगल्स, साइक्लिक अगर प्रूफ करने दे तो ये प्रूफ कर देना ऑपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। तो हमने मैक्सिमम जो डिफिकल्ट पार्ट्स है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। बहुत ही दो आसान दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बस, फिर खत्म क्लास। तो यहाँ पे है कि इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, बोला ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है, ठीक है। सच दैट बी ओ सी इज 30, सच दैट बी ओ सी इज 30, यहाँ पे दिया ही है, पहले से मार्क किया गया है ये सब, ठीक है। एंगल बी ओ सी इज 30 and AOB is 60, ये भी मार्क किया है। If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC। मतलब क्या करना है हमें, एंगल ADC निकालना है, ये पर्टिकुलर एंगल हमें निकालना है, ADC निकालना है। अब ADC बहुत इजीली निकलेगा, ये डायरेक्ट हम थियरम को लगा के ही निकाल देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा उस वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है कि एंगल ADC जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द, सॉरी ये नहीं होगा, एंगल एट द सेंटर जो होता है वो ट्वाइस होता है, ठीक है। सेंटर में जो एंगल है वो बड़ा होता है। तो एंगल AOC जो है वो क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ये तो डायरेक्ट थियरम है, इसको थियरम ऐसे लिख देना। एंगल AOC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC विच इज ट्वाइस एंगल ADC। एंगल AOB का वैल्यू क्या दिया है तुम्हें, देखो एंगल AOB का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, एंगल BOC का वैल्यू 30 डिग्री लिया है, विच इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री, विच इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो एंगल ADC क्या होगा तुम्हारा, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज 45 डिग्री। सिंपल, यही फाइंड करना था हमें, ठीक है। इतना बड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया है, फाइंड यही करना था डायरेक्ट थियरम लगा के, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रेड मार्क किया था, ठीक है, उस थियरम पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही आसान सा देख लेते हैं जल्दी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले स्टार्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू टू एंगल PQR, 2 टाइम्स ऑफ PQR, ठीक है। ये अगर एंगल दिया है तो ये वाला एंगल डायरेक्टली निकल जाएगा, रिफ्लेक्स ही तो है इसका। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR कितना होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR जो है वो 2 इंटू PQR है ना, PQR तो हमें पहले दिया गया है 100, तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR जो है वो हो जाएगा हमारा 200 डिग्री, हो गया 200 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 200 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारा निकल गया। अब क्या लिख सकते हैं हम, एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो टोटल 360 डिग्री मिलेगा, क्योंकि दिस इज एंटायर कंप्लीट सर्कल। तो एंगल POR को यहाँ से लिखा सकते हैं, एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR क्या होता है, ये 200 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल POR जो है वो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। हो गया ये। नाउ इट इज गिवन दैट OP इज इक्वल टू OR, ये तो होगा ही क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो इन ट्राइंगल POR, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, इन ट्राइंगल POR हम क्या क्या ले सकते हैं, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। अब मैं बार बार थियरम नहीं लिखूंगा, अगर ये इक्वल टू ये है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज क्यों, ये वाला ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया ये, ठीक है। अब और एक चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल के 3 अगर एंगल्स के सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल POR।
अब पी ओ आर तो हमें पता ही है ना, हमारा निकला है पी ओ आर 160 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं आप 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ओ पी आर ओ आर पी तो इक्वल है ना, तो एंगल ओ पी आर को हम एंगल ओ आर पी को हम ओ पी आर लिख देते हैं इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो क्या आ जाता है हमारा एंगल ओ पी आर जो है वो 10 डिग्री के बराबर हो जाता है, और एंगल ओ आर पी वो भी 10 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। मतलब हमें अभी क्या क्या ये सम है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन इस सम का एक्चुअली गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन इसका गलत है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें ये निकालना है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में ये है तुम्हें गिवन, गिवन ये वाला डायग्राम है। ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड एंगल, फाइंड एंगल ओ पी आर एंड एंगल ओ आर पी। ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया, ओ पी आर ओ आर पी हमने निकाल दिया 10 डिग्री, बस इतना ही था। मैं भी सोच रहा हूँ ये माइनर आर्क मेजर आर्क काट किसको लिया वो मेंशन नहीं किया, तो क्वेश्चन वो पेस्ट करने में गलती हो गई। तो बस इतना ही था। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी ही था ये, पूरा उसके बेसिस पे ही था कि डायरेक्ट थियरम्स को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और डायरेक्ट थियरम्स यूज़ करके हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। तो जितना पढ़ाया है होप समझ में आ गया होगा।